हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बच्चों, आज की क्लास में मैं 11th की क्लास का जो सबसे पहला चैप्टर है, एकदम पहला चैप्टर, फिजिक्स क्या है, फिजिकल वर्ड, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कि पहले बता दूं कि इस चैप्टर में से आपके आईआईटी में, नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर से आप ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उस वर्ल्ड में क्या क्या फिनोमेना हो रही है, उसमें जितने भी फिनोमेना हैं उनको हमें समझना है। और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने कैसे कैसे इतना मटेरियल इकट्ठा किया जिसको आज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज लेने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसे पढ़ने जा रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट है। जब तक आपको बेनिफिट नहीं पता चलेगा, आप कैसे काम करोगे? है ना? सही बात है। तो इस चैप्टर में बहुत सी बातें हैं कि फिजिक्स क्या है, कैसे लोगों ने सोचा और क्या क्या रूल्स बनाए लोगों ने, कैसे बनाया और कितनी उन्होंने मेहनत की, और साथ में फिजिक्स का स्कोप क्या है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले समझो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है इसको समझने से पहले आप ये सोचो कि हमारे चारों तरफ नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि आसमान में बिजली का कड़कना, ठीक है, हवा चलना, बारिश होना, है ना, कभी गर्मी बढ़ जाना, कभी सर्दी का मौसम आ जाना, या आप कभी देखते हैं अंधेरा हो जाता है रात में तो अंधेरा होता ही है, बट क्यों होता है, फिर दिन हो जाता है। फिर आप कभी देखते हैं कि एक्लिप्स हो जाते हैं, सूर्य ग्रहण, ठीक है, कभी लूनर एक्लिप्स हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण। ये सब क्या है? ये सब एक नेचुरल फिनोमेना है। तो यूं समझिए, जब से इंसान हुआ है इस धरती पे, तब से फिजिक्स चल रही है। लेकिन उसको कब ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या रिजल्ट निकाले गए, ये ज्यादा मैटर करता है। तो फिजिक्स क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा साइंस क्या है। साइंस क्या होता है? साइंस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, सिंटिया, उससे लिया गया है। साइंस कहां से लिया गया है? सिंटिया। इस सिंटिया का मतलब होता है जानना, टू नो। हम जब किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं और जान करके उससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके रिजल्ट्स को नोट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइंस। ग्रीक वर्ड साइंटिया है। ऐसे ही अगर मैं संस्कृत की बात करता हूं तो संस्कृत में इसको बोलते हैं विज्ञान। और अगर हम अरेबिक वर्ड की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इल्म। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं ये इस इल्म के माहिर हैं, वो काले इल्म के माहिर हैं। आपने ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। तो इल्म का मतलब जानकारी, या वही चीज मतलब विज्ञान हो गया, या उसी को ग्रीक बोलते हैं साइंस। किसी चीज को जानना विज्ञान है, यानी कि साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं किसी पर्सन को स्टडी करता हूं, किसी व्यक्ति विशेष को स्टडी करता हूं, हम उसकी मनो जो दशा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, है ना। ऐसे ही
अगर हम किसी एनिमल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं उसे बोलते हैं जूलॉजी। प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसे बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ऐसे कई चीज में साइंस है। किसी भी चीज का जो स्पेशल नॉलेज है दैट वी से व्हाट साइंस। समझ में आ गया? अब देखो साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होता है साइंस में। जितने भी अब तक आपके नेचुरल फिनोमेना है, जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया आसमान नीला है। क्यों नीला है? नीला है ये हमने ऑब्जर्व किया, बट क्यों नीला है? या फिर जब सनराइज हो रहा है तो आसमान में एक लाली सी छा जाती है। ओके, आपने देखा कि भाई आसमान में लाली सी छा गई, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानकर आप जो नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो उसको आप एक लिटरेचर फॉर्म में दे रहे हो, दैट इज साइंस। या फिर आपने देखा होगा कि कभी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, चलते चलते अचानक से धीमी हो गई, ऐसा क्यों? बारिश हो रही है, जब तो बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे आ रही हैं, आपने ऑब्जर्व किया, बट ऊपर से नीचे क्यों आ रही हैं? ये हो गया साइंस। अब आपने देखा कि किसी पेड़ से एप्पल टूटा और नीचे गिर गया। भाई नीचे क्यों गिरा? ऊपर भी तो जा सकता था। न्यूटन ने तो ये सोचा था कि यार ये सेब मेरे सर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले, न्यूटन से पहले लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कोई भी फ्रूट, एप्पल ही नहीं, कोई भी फ्रूट या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है। हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा होगा, लेकिन न्यूटन ने अपनी उस सोच को आगे बढ़ाया, उस पर गहन अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया, रिसर्च किया, और जो एक स्पेशल नॉलेज निकल के आया उसको उन्होंने लिख दिया। दैट इज साइंस, है ना? जब हम एक आयरन की रॉड को एक हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे एंड को किसी फ्लेम पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जा रहा है। क्या है ये? गर्म हो गया या आपने फील किया, ये ऑब्जर्वेशन। बट क्यों हो गया? ये साइंस है। तो साइंस आज से नहीं है, बहुत पहले से। जब से ये पूरा यूनिवर्स बना है तब से, जब से इंसान है तब से साइंस है। सब कुछ प्रेजेंट है पहले से। बट धीरे धीरे लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान ने, साइंटिस्ट ने, फिलोसफर ने उनको सोचना चालू किया, सोच करके उन सारी बातों को एक जगह कलेक्ट किया, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं और हम और आगे सोच रहे हैं कि क्या कुछ और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये साइंस है। बात सबको समझ आ गई? अब साइंस में फिजिक्स क्या है? तो साइंस के एक नहीं, बहुत से ब्रांचेस हैं। अभी आपको मैंने बताया, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, एरोस्पेस, है ना, साउंड साइंस, लाइट साइंस, ठीक है, या फिर वाटर साइंस, या फिर वेदर साइंस, है ना, बहुत से, या फिर होम साइंस, ये भी तो साइंस है। होम के बारे में, हमें होम या अपना जो घर है कैसे चलाना है, उसमें कैसे चीजों को मैनेज करनी है, वो बच्चों होम साइंस हो गया। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपके सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उन सारे फिनोमिना का जो एक साइंटिफिक कलेक्शन है, दैट इज द फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड कहां से आया? फिजिक्स वर्ड ग्रीक लेटर फिजी से आया है। फिजिक्स comes from फिजिक्स। तो ये फिजिक्स क्या है? मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जितनी भी फिनोमिना हो रही है ना, उन सारे फिनोमिना को प्रॉपरली समझना, उसको उसका साइंटिफिक स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। बात सबको समझ आ रही?
अब बात हम करते हैं कि इस फिजिक्स के और क्या क्या नाम है। आपको मैंने बताया एक तो फिजिक्स ही है, ग्रीक वर्ड फिजिक, और इसको संस्कृत में कहते हैं भौतिकी। अब जैसे कि मान लो मुझे कुछ रिजल्ट निकालना है, हमें फिजिक्स में कुछ लॉज देने हैं, कैसे देंगे? तो ऐसा नहीं होता है कि हमने बस कॉपी पेन उठाया कुछ भी अपने मन से, ऐसा नहीं। सबसे पहले बच्चों हम इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपने घर से थोड़ा बाहर निकला, एक रिवर फ्लो कर रही है और मैं रिवर में देख रहा हूं कि जो वाटर है हमेशा राइट से लेफ्ट जा रहा है। मैंने आज देखा राइट से लेफ्ट, कोई बात नहीं, मैंने सोच के इसको इग्नोर कर दिया। मैंने कल देखा, अरे कल भी वो राइट से लेफ्ट, अगले दिन देखा राइट से लेफ्ट। अब मैं ये सोच रहा हूं यार ये राइट से लेफ्ट जा रहा है। पहला काम क्या हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया, देखा हाँ राइट से लेफ्ट जा रहा है, पानी बह रहा है राइट से। लेकिन जब मैं उस चीज को बार बार देख रहा हूं तो मेरे मन में आ रहा है यार ये राइट से लेफ्ट ही क्यों जा रही है, ये लेफ्ट से राइट क्यों जा रही है। ये आपका ऑब्जर्वेशन, आपने उसके बारे में सोचना चालू किया। फिर आपने सोचा कि अच्छा क्या पानी हमेशा राइट से लेफ्ट ही फ्लो करता है, या जितनी भी रिवर्स हैं क्या वो हमेशा राइट से लेफ्ट ही फ्लो करती है। आपने अब इसके बारे में अपना दिमाग लगाना चालू किया। फिर आप क्या किए, अपने घर में गए, अपने घर में एक प्लास्टिक की पाइप ली आपने, नीचे आपने कोई बाल्टी लगा दी, आपने पाइप में पानी डाला, एकदम फ्लैट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो आपने देखा कि ऐसा तो नहीं है। अगर आप इसे लेफ्ट राइट पोजीशन में रख रहे हो और आप राइट से पानी डाल रहे हो तो ठीक है, पानी लेफ्ट से निकलेगा। बट अगर आपने पाइप को घुमा दिया, अब आप किसी और डायरेक्शन से पानी डाल रहे हो, पानी दूसरी डायरेक्शन में निकलेगा। या अगर आपने पानी को लेफ्ट से डाला तो थोड़ा बहुत पानी, पूरा नहीं क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, पानी दूसरे एंड से निकला। फिर आपने सोचा कि अगर मैं राइट वाले एंड को थोड़ा सा ऊपर उठा दूं और पानी डालूं, तब आपने देखा कि बड़े आराम से जो पानी है, जो वाटर है, वो राइट से लेफ्ट फ्लो करता है। बट अगर आपने लेफ्ट वाले एंड को थोड़ा सा उठा दिया तो आपने जैसे पानी डाला, अब पानी बड़े आराम से लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो आपके माइंड में आया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिवर में पानी राइट से लेफ्ट ही फ्लो या लेफ्ट से राइट फ्लो। ये तो डिपेंड करता है कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। तो आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपके माइंड में बातें आई, आपने सोचना चालू किया, उसके बाद आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और जब आपने एक्सपेरिमेंट्स को कई एंगल से कर लिया तब आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हुआ नहीं वो नहीं ये है। और आपने इसको एक लिटरेचर फॉर्म में कलेक्ट कर लिया, उसको नोट कर लिया, तो वो क्या हो गया, स्पेशल नॉलेज हो गया। तो आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट एक नहीं आपने कई तरह से किया एक्सपेरिमेंट। जब आपको कंफर्म हो गया नहीं ये कंसेप्ट है इसका, इसको आपने नोट कर लिया, वो फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स जो है वो कैसे, मतलब हम आज जो पढ़ रहे हैं वो किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स जो पहले साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद अपनी थ्योरी लिखी। वो थ्योरी अपने स्टूडेंट्स में उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा सोचा हूं। स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा, उन्होंने कुछ उसको पढ़ा, कुछ उन्होंने अपना सोचा। तो जब उन्होंने अपना सोचा, कुछ पुराना पढ़ा, तो उनके दिमाग में कुछ और बातें आई। फिर उन्होंने, उनके शिष्यों ने, उनके स्टूडेंट्स ने इस बात को आगे फॉरवर्ड किया। अब तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि पहले के जमाने में लिखने की चीजें तो होती नहीं, तो वो वर्बल ही बोलते थे, अपनी बातों से बता दिया, एक कथा सुना दिया, कहानी सुना दी।
और वो कहानी सदियों से चली आ रही, चलते 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 जैसे ही लिखने का डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने लिखना सीखा, तो उन्होंने उसको क्या किया, एक लिटरेचर फॉर्म में इसको असेंबल कर लिया, नोट कर लिया। किसी भी तरीके से हो सकता है, पत्थरों पे लिखा हो सकता है कि मिट्टी पे लिखा हो, मिट्टी की स्लेट बना के वहां लिखा हो, या हो सकता है कि पहले भोज पत्र, ताड़ पत्र चला करते थे, उन पर लिखा हो। फिर क्या हुआ, नए स्टूडेंट्स आए, नए स्टूडेंट्स से फिर अपने तरीके से सीखा, और इस तरीके से नॉलेज आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, और हम उसमें सोचते जा रहे हैं। आज भी हमारे पास अगर कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि हमने बोल दिया मैकेनिक्स का, तो उस मैकेनिक्स के कंसेप्ट को वो नहीं कि हम आज डेवलप किए हैं, वो बहुत पहले से डेवलप होता जा रहा है, हम उस पर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो साइंस है वो स्टैटिक नहीं है, दैट इज डायनामिक। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई साइंस की थ्योरी दे दी है तो वो हमेशा वही रहेगी, नहीं। इसमें प्रॉपर टाइम इंटरवल पे लोग अपने आइडिया देते जाएंगे, इंप्रूवमेंट होता जाएगा और ये चलता रहेगा। इसका कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आज जो बोल दिया वो हमेशा रहेगा। हो भी सकता है, बट हो सकता है कि उसके साथ और भी डेवलपमेंट हो, या ये भी हो सकता है कि आज हमने जो सोचा, हो सकता है कि हमारे सोचने का जो तरीका है वो उस लेवल का नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमारे इस कंसेप्ट में कल को कोई कमियां निकल आए। सो साइंस, फिजिक्स इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट्स नॉट स्टैटिक। बात समझ आ रही बच्चों? एग्जाम्पल देता हूं। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैपलर। कैपलर्स ने जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं और सन है, इनसे रिलेटेड जो मोशन है उसकी थ्योरी थी। जैसे कि बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर ब्राहे, मिस्टर टैको ब्राहे। तो जो मिस्टर टैको ब्राहे थे, उन्होंने भी थ्योरी दे दी थी। उन्होंने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को कुछ इंप्रूव करके कैपलर ने दिया। टैको ब्राहे से भी पहले कोई साइंटिस्ट थे, मिस्टर कोपरनिकस। तो मिस्टर कोपरनिकस की थ्योरी किसके पास आई? टैको ब्राहे के पास। टैको ब्राहे ने थ्योरी कुछ सोचा, जो पुरानी थ्योरी को कुछ सोचा और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो कैपलर ने उसको पढ़ा, अच्छे से ऑब्जर्व किया और कुछ अपनी नई थ्योरी दी। ऐसे ऐसे आगे 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 चलता जा रहा है, और थ्योरी आगे चलते 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 आज हम बहुत कुछ जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी है, ऐसी और भी गैलेक्सीज हैं। हम जिसे देख रहे हैं सन, सिर्फ वही नहीं है, इसके अलावा बहुत से सन है ना। बहुत दूर दूर तक जो हमारे यूनिवर्स है वो एक्सपैंडेड है और एक्सपैंड हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये रुका हुआ है, ये एक्सपैंड होता जा रहा है। ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है ना। और जरा डिस्कवरी भी आई, ब्लैक होल्स के कंसेप्ट है। तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, चलता रहेगा। केवल इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो बहुत पहले लोगों ने देखा होगा कि आसमान में बिजली कड़क रही है। यार ये बिजली क्या है, ये चमक क्यों आ रही है? उसके बाद पानी भी गिर रहा है। लोगों ने ये सोचा, ऑब्जर्व किया, चलते गए चलते गए चलते गए। फिर उन्होंने ये भी फील किया कि जब हम प्लास्टिक के कंघे को या प्लास्टिक की किसी भी चीज को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं, ऐसे लिया ऐसे रगड़ करते हैं, और पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लाते हैं, तो क्या होता है, वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस अट्रैक्ट होते हैं। लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट और भी जगह किया। नॉट ओनली कि प्लास्टिक के कंघे और जो ड्राई हेयर्स है,
ग्लास की रॉड को सिल्क की जो फैब्रिक है उनसे जब रबिंग की गई तो वहां भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज आ रही है। तो जब देखा कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है तो उसको उन्होंने अच्छे से और स्टडी किया और एक लिटरेचर फॉर्म दे दिया, लिख दिया उसको। वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी होगी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि ऑप्टिक्स की, हमने देखा लाइट आ रही है। अच्छा, लाइट आ रही है, अगर मैंने कुछ पर्दा लगा दिया तो लाइट कम आनी चालू होगी। एकदम दरवाजा बंद कर दिया तो देखा कि लाइट एकदम नहीं आ रही। पॉलिथीन शीट लगाया तो देखा कि लाइट आ रही है, थोड़ी सी छन के आ रही है और फिल्टर होके आ रही है। तो भाई उन्होंने ऑब्जर्व किया ये क्या है, बहुत ऑब्जर्व किया, अलग अलग चीजें रख के देखी तो पता चला कि जो लाइट है किसी ओपेक मीडियम को क्रॉस नहीं कर रही है और ट्रांसपेरेंट चीजों को क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब उस लाइट के अंदर ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी है, आर पार जाने की प्रॉपर्टी है। उसको थ्योरी फॉर्म में लिख दिया गया। ऐसे ही मेनी मोर बहुत सी चीजें, ठीक है। तो इसमें आपको मैं ये बताया है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसको ऑब्जर्व किया गया। तो अब हम एक्चुअल आपके जो व्हाट इज फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे सामने आता है, जितने भी फिनोमेना हो रही हैं, जैसे कि हम खड़े हैं, मेरे सामने कैमरा है, कैमरे के उस पार कुछ दीवारें हैं, बट देख कौन रहा है? देख तो आप रहे हैं। आपको पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा तो आपको मैं रहा हूं, अरुण शर्मा। तो ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जो साइंटिफिक स्टडी है एकदम सीक्वेंस वाइज, वो फिजिक्स है ना। और गर्मी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ये भी क्या है, यहां पे फील किया गया कि भाई कहीं पे प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है। तो उस प्रेशर के डिफरेंस के कारण हवा फ्लो कर रही है, हवा चल रही है या नहीं चल रही है या कहीं और चल रही है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया, वो फिजिक्स है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब नेचुरल फिनोमेना तो है। ओके, सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन अ साइंटिफिक वे, इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर क्या होता है, मैंने आपको बताया। आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने ब्रेन लगाया, सोचा, फिर आपने उसके एक्सपेरिमेंट्स किए तो उससे कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने नोट किया। दैट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड और ऑर्थोडॉक्स दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि किसी ने कहा है कि रास्ते में काली बिल्ली पड़ जाए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम अशुभ होता है। आपने भी सुना होगा, हो सकता है। अब ये क्या है, ये एक अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए, मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि रास्ते में काली बिल्ली पड़ी, उसने हमको देखा तो डरी और मुझे लगा कि रास्ते में काली बिल्ली जा रही है और मेरा माइंड, मेरा जो कंसंट्रेशन है जो पहले कहीं और था अब उस काली बिल्ली पे आ गया। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना काम जो मैं सोच रहा था वो सोचना भूल करके मेरा ध्यान बिल्ली पे चला गया। अब मैं सोचा कि यार बिल्ली आ गई, अच्छा ये ऐसी दिख रही है, अभी ऐसे जाएगी। तो उस समय हम उस काम के बारे में नहीं सोचेंगे जो हम पहले से अपने प्रीवियस काम के बारे में सोचेंगे। अगर कुछ इस तरह की बातें हैं तो हम कह सकते हैं हाँ यार यहाँ तो कोई बात मुझे झलक में आ रही है, हाँ यहाँ पे कोई बात हो सकती है, इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं, तो थोड़ा सा वो साइंटिफिक वे हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो तो वो साइंस हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब हम बात करते हैं कि
व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स? हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? ठीक है, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, जब से इंसान ने जन्म लिया है इस धरती पे, तब से उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी चीज के बारे में जानने की। ये है क्या, क्यों है? ठीक है ना? तो वो चीज हमको इंस्पायर करती है कि यार ऐसा क्यों है। वो हमारे माइंड की प्रॉपर्टी है। मेरा माइंड कह रहा है कि उसके बारे में जान, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है, इट्स द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब ये तो चलिए हमारा इंटरेस्ट पार्ट हो गया। फिजिक्स के जो स्कोप है, इसको जो हम अपने डेली लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जरा समझना। अगर मेरे पास फिजिक्स के अच्छे कंसेप्ट नहीं होते तो हम जो आजकल पंखे की हवा लेते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया होता। हमारे घर में जो एसी चलती है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, है ना? और हम जो कार से बैठ के चले जाते हैं इधर उधर, बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो नहीं हो पाता। तो फिजिक्स का जो स्कोप है दैट इज ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसे कि आपकी ट्रैवलिंग हो गई, आपकी राइटिंग हो गई, और एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो लेंसेज होते हैं, जो आपने स्पेक्स पहन रखे हैं, तो वहाँ भी तो फिजिक्स का स्कोप है। हर तरफ जहां जहां देखो फिजिक्स ही फिजिक्स। मैं आपसे आपके सामने में आ रहा हूं, कैमरे के सामने आ रहा हूं, बच्चों ये भी तो फिजिक्स है। हम जो कपड़े पहने हैं वो भी तो फिजिक्स है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। पेन पहले लोग कैसे लिखते थे? सबसे पहले मिट्टी के ऊपर लिखा करते थे, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती थी। और डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने स्लेट बनाने चालू किए। और डेवलपमेंट हुआ, अब देखिए कितना बढ़िया एक मार्कर आ गया मेरे हाथ में, इसमें इंक डालते हैं और कितना, देखिए कितना प्यारा सा साफ साफ लिखा जा रहा है ना यहाँ पे। देखो मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये भी तो फिजिक्स है। कितना प्रेशर लगा रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, उसकी डार्कनेस कितनी है, ये सब फिजिक्स है। तो जो फिजिक्स का स्कोप है बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है, उसको मतलब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स ने अपने जो एक्सपेंशन किए हैं वो कहां कहां किए हैं, वो है जैसे कि हम बात करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब आप थ्योरी रिलेटेड टू मशीन। जितनी भी मशीनें आप देख रहे हैं, चाहे वो इंजन हो, ट्रक इंजन, कार इंजन, रेल इंजन, डीजल इंजन, वो सब हमारे इस मैकेनिक्स में तो आते हैं। जनरेटर, घर में पंखे, ट्यूबवेल, जहां भी मशीन से रिलेटेड है सब मैकेनिक्स के अंदर। फोर्स लगाना, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, एक्सीलरेट कर रही है, क्या है, ऑल कम्स अंडर द मैकेनिक्स। और हर फील्ड में मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, ये भी समझ के चाहिए। ऑलमोस्ट इस मैकेनिक्स के हम दो पार्ट करते हैं। वन इज द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकेंड इज क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स? जहां पर बॉडी की वेलोसिटी कम हो, जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, कार जा रही है, अरे भाई मेरे सामने निकलेगी ना, फैन घूम रहा है, कोई स्टूडेंट दौड़ रहा है, मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला, सामने एक रिक्शा वाला चला गया, इसमें लो वेलोसिटी की चीजें हैं
जिसको हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन जहां पर बहुत हाई वेलोसिटी हो, जैसे कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब कुछ इस ऑर्डर की हो जाए, जब कोई भी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से हम कंपेयर कर सकें, इसके कंपैरिजन में हो, तो हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, हाई वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, टाइनी ऑब्जेक्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड जो मोशन होता है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं, जैसे कि प्लैनेटरी मोशन। ओके, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, all the planets are revolving around the sun, all comes under what? Classical mechanics. Electron is moving with very high speed, that comes under quantum mechanics. इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, नेक्स्ट इज सपोज हमने आपसे बोल दिया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या पढ़ते हैं आप? हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट होते हैं। बॉडी हीट हो रही है, क्यों हो रही है, उसके हीट के और क्या क्या इफेक्ट होंगे। थर्मोडायनामिक्स, द लॉज ऑफ हीट, जिसके बेस पे आज हम कार इंजन, डीजल इंजन, उनकी वर्किंग वो स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स, ये क्या है? स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट्स। इसके भी दो पार्ट होते हैं, वन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, geometrical optics. Second is wave optics. Wave optics, geometrical optics, और you can say ray optics और ray optics. इसमें क्या होता है? इसमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, वो ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसकी इमेज ऐसी दिख रही है। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हम कैसे देखेंगे, वो इमेज कैसे बना। हम किसी चीज को लेंस से देख रहे हैं तो बड़ी से दिखाई दे रही है, छोटी भी दे सकती है। वो जो स्टडी है वो आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है। लेकिन लाइट एज अ वेव कैसे चल रही है, लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, उससे रिलेटेड जो स्टडी है दैट विल बी वेव ऑप्टिक्स। सिमिलरली नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ग्रेट, चारों ओर दिख रहा होगा आपको। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है। इसके अंदर कैमरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे सर्किट बने हुए हैं और वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जो पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रही है, लाइट चल रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के इफेक्ट है। कहीं आपने देखा होगा कि लाइट चली जाती है तो आप तुरंत जाते हो, जनरेटर स्टार्ट करते हो, तो जनरेटर जो मशीन है वो तो मैग्नेटिक करंट आ गई, बट वो वर्क कैसे कर रहा है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, दैट कम्स अंडर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लिक्विड से रिलेटेड, कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, रिवर फ्लो कर रही है,
रिवर यहाँ स्लो फ्लो कर रही है, वहां फास्ट फ्लो कर रही है ना। या हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डाला, बॉडी पूरी पूरी डूब गई या नहीं डूबी या सरफेस पे आ गई, ये जो स्टडी है किस में आएगा? दैट इज अंडर फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स, यू कैन से फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब आपको पढ़ाऊंगा मैं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छा सा नॉलेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आज तो हम बस बता रहे हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, हमें क्या क्या पढ़ना है, एंड सो ऑन। बहुत सी ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं कि बस इतनी ही है, सारी नहीं ले सकते, बहुत है। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, आगे फिजिक्स को जब हम और आगे तोड़ते हैं तो वो इंजीनियरिंग में आ जाता है। और किसी और चीज स्पेशल देखना है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये इसके कंप्लीट एप्लीकेशंस में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे नेचर में जो फोर्सेस है, जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन से फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, बेसिक 4 फोर्स होते हैं। मतलब अगर आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी देखोगे तो जो भी फोर्स देखोगे वो उस 4 फोर्स की कैटेगरी में ही आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक फोर्सेस इन नेचर। नेचर क्यों? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ नेचर। जो नेचुरल फिनोमेना है उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में कौन कौन से फोर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन फोर्स इज, यू कैन से, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, okay, and the fourth one is, we can say, weak forces. Sometimes we say it strong nuclear force and this the weak nuclear force, right? Nuclear force क्या होता है? देखो, ये फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस से एक्टिव होता है। नाम से क्लियर है, विद द न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऐसे जो होते हैं ना, ढेर सारे होते हैं। तो ये प्रोटॉन सेम चार्ज ये होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। और प्लस चार्ज जो लाइक चार्ज है तो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपल करेगा, रिपल करते करते दोनों प्रोटॉन दूर भागेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के पार चला जाए और ऑर्बिट में चला जाए। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, नेगेटिव होते हैं, और अगर एक प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन से मिल गया, सब खत्म, तो कुछ बचा ही नहीं। बट है, नेचर है मेरे सामने, यूनिवर्स है। इसका मतलब जरूर ये प्रोटॉन रिपेल करके बाहर नहीं निकले होंगे। इसका मतलब जरूर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसने जाते हुए प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, बुला लिया है। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, कुछ स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पाई मेसॉन्स। वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं कि बस यही थ्योरी है, बहुत डिटेल थ्योरी है। तो आपको बता दूं कि अभी तक के जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं वो न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये क्या होता है? द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, आप 2 बार मैग्नेट लाओ, नॉर्थ पोल पास लाएंगे तो क्या होगा? वो रिपेल करेंगे। अगर आपने नॉर्थ और साउथ पोल को पास लाया तो वो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस। किसी भी बॉडीज के मास के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव।
ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिपल्सिव हो सकते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे होंगे? ऑलवेज अट्रैक्टिव होंगे, ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब इसी के कारण तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने कहा एप्पल गिरा, नीचे गया, क्यों गया? क्योंकि अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस एप्पल को अट्रैक्ट किया। अर्थ ऊपर तो नहीं था, अगर ऊपर होता तो एप्पल ऊपर जाता, अर्थ तो नीचे है, तो एप्पल पे अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम कर गया, वो नीचे आ गया। तो जितनी भी चीजें हैं, व्हाई द थिंग्स फॉल डाउन, इसीलिए क्योंकि उन पर अर्थ का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स आपने सुना होगा कि जो टाइडल इफेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ज्वार भाटा, समुद्र में आते हैं ना, वो इसीलिए तो आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन इफेक्ट। जो दिन और रात हो रहे हैं, जो मौसम बदल रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ रिवॉल्व कर रही है, स्पिन कर रही है, तो उसके रोटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। लास्ट हम बात करते हैं वीक फोर्सेस। वीक फोर्स मतलब यस वीक, इन सब से वीक होंगे। जैसे कि सपोज एक सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसमें से बीटा पार्टिकल निकला, अल्फा बीटा गामा निकलते हैं ना, बीटा पार्टिकल निकला, तो वहां पे इस तरह के फोर्सेस आएंगे। या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, ऐसे फोर्सेस वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो देखिए इसका ऑर्डर ये है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन, ये मैं इसको यहां बता देता हूं कि जो सबसे स्ट्रांग है वो नंबर 1, ग्रेटर देन नंबर 2, ग्रेटर देन नंबर 3, ग्रेटर देन नंबर 4। ये इसका ऑर्डर। यही 4 फोर्सेस है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। बाकी जितने भी फोर्स आप देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं इन्हीं के पार्ट्स होंगे। वो कैसे? जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बच्चों, हम आपको सारी बात बताते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को किसने बनाया, हु इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर मशीन, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्ट के नाम है, किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं, बहुत ना के बराबर चांस होते हैं। तो उनके नाम मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स अपने लिंक में डाल दूंगा, आप उससे स्टडी कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कह सकते हो लॉज ऑफ मैकेनिक्स, न्यूटन, या न्यूटन ने और क्या क्या किया, मैकेनिक्स के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन इन केस ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है ना, इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसे बहुत से हैं। ऐसे एक्सरे, हु इन्वेंटेड एक्सरे, मिस्टर W.K. रोंजन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में किसने स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में किसने स्टडी किया, किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इन सबका जो नोट्स है आई विल गिव यू इन द लिंक। तो बच्चों ये था व्हाट इज फिजिक्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इसके बारे में सोचेंगे, अच्छे से सोचिए, ऑब्जर्व करिए, अपनी थ्योरी लिखिए और मुझे बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।